वेलकम टू पिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए कर रही हूँ एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर और ये है हमारा पेपर कोड 924। मैं इसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कर रही हूँ। चलते हैं पहले प्रश्न पर। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो गोल्डन हैंडशेक जो है वो किस योजना का एक और नाम है? क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब ये जो गोल्डन हैंडशेक है ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का एक और नाम है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हमारा बी। और इसमें एक एग्जीक्यूटिव का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें स्पष्ट रूप से ये दिया जाता है कि अगर उसकी जॉब चली जाती है या उसको फायर कर दिया जाता है या रिस्ट्रक्चरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर कैश के रूप में, इक्विटी के रूप में या फिर किसी दूसरे बेनिफिट के रूप में किस तरह से उसको कंपनसेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है बी, 26 बी। 27 Indian Constitution can be amended according to the procedure laid down in the following article. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर क्या है? आंसर है हमारा आर्टिकल 368। जो आर्टिकल 368 है वो बात करता है कि किस तरह से हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1। अब इस आर्टिकल 368 में सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, किस मेजॉरिटी से संशोधन किया जाएगा वो सारा कुछ भी दिया हुआ है। तो आंसर क्या है 27 के लिए? 27 के लिए आंसर हमारा ए है। आर्टिकल 345 क्या है? आर्टिकल 345 जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट के बारे में है। 351 जो है वो उसमें डायरेक्टिव्स दिए गए हैं हिंदी लैंग्वेज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो आर्टिकल 333 है उसमें बात की गई है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर है ए। 28 हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष आपको बताना है। विवेक देबरॉय, वीके शेरावत, अरविंद पंगाड़िया या फिर अरुण जेटली। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है हमारा सी, डॉक्टर अरविंद। ये है नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि नीति आयोग जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी है, थिंक टैंक है जिसको कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रिप्लेस किया, इन्होंने प्लानिंग कमीशन को और नीति आयोग लेकर आए। ठीक है, जो ये नीति आयोग है इसको, इसके वाइस चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद, और डॉक्टर अरविंद जो हैं ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर है सी। 29 द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज। विजयनगर शहर को, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हमारा जो आंसर है ये शहर जाना जाता है हम्पी के नाम से। ओके, आंसर होगा हमारा सी। विजयनगर साम्राज्य ये कर्नाटक वाले रीजन में था और इसको हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर होगा सी। 30 which of the following sultans of Tughlaq dynasty issued copper coins instead of silver ones? निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? क्वेश्चन नंबर 30 आंसर है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी के शासक थे और इन्होंने 5 बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनमें से ये भी था कि इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर इन्होंने कॉपर के सिक्के जारी किए। ओके, इन्होंने कॉपर के सिक्के जारी किए और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो कॉपर का सिक्का होगा वो सिल्वर के सिक्के के बराबर समझा जाएगा और ये बुरी तरह से फ्लॉप रहा था इनका एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर होगा बी। 31 which of the following areas or regions is most prone to earthquakes? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां भूकंप की संभावना सबसे अधिक है? दक्कन के पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर होगा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर होगा हमारा बी। जो डेक्कन प्लेटो वाला एरिया है वो स्टेबल हो चुका है और अब वहां ज्यादा भूकंप नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 बी। 32 now question number 32
honey that has high concentration of sugar does not decay because शहद जिसमें शक्कर की बहुत उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज में ज्यादा शुगर हो तो वो डिके हो जाती है, आपके दांत सड़ जाएंगे अगर आप कुछ मीठा खाकर ब्रश नहीं करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि शहद में भी तो होती है ये ऊंची ज्यादा शुगर की क्वांटिटी, पर शहद नहीं सड़ता है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर है क्योंकि जो बैक्टीरिया है they cannot survive in an active state in a solution of high osmotic strength as water is drawn out। जो हनी होता है क्वेश्चन नंबर 32 में आप एक्सप्लेनेशन सुनिए कि जो हनी होता है वो हाइड्रोस्कोपिक है। इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ही कम पानी होता है उसकी नेचुरल स्टेट में, लेकिन अगर उसको पानी से एक्सपोज किया जाए तो वो फटाफट पानी को सोख लेगा। अब जब पानी उसमें बहुत कम होता है तो उसमें बैक्टीरिया बहुत एक्टिव नहीं हो पाते हैं। उच्च प्रसारणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए जो हनी है वो डिके नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर होगा हमारा सी। 33 at low temperature lead behaves as a कम तापमान पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 सीसा बर्ताव करता है एज अ सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक एटम से दूसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा हमारा बी सुपर कंडक्टर, 33 बी। 34 in networks a small message used to pass between one station to another is known as। नेटवर्क में छोटा संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 34 आंसर होगा हमारा ए, आंसर है टोकन। ऐसा संदेश जो है वो टोकन कहलाता है। 35 which of the following is a natural polymer? इनमें से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है? क्वेश्चन नंबर 35 इनमें से जो हमारा प्राकृतिक पॉलीमर है वो है स्टार्च, STARCH। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर होगा हमारा डी स्टार्च। 36 which of the following mammals lays eggs? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्तनधारी जानवर है जो अंडे देता है? देखिए जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो ज्यादातर अंडे नहीं देते हैं, वो दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। जैसे काऊ एक मैमल है तो वो बछड़ा या बछिया ही देगी, एक अंडा नहीं देगी वो, ठीक है। तो जो स्तनधारी होते हैं वो वैसे तो अंडे नहीं देते हैं, पर वो ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? मैमल से कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, वो अपने यंग वंस को फीड करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, बहुत ही केयरिंग और सेंसिटिव मदर्स होती हैं, शरीर पर बाल होते हैं, तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं। इनमें से वो कौन सा है जो अंडे देता है? मैमल है प्लैटिपस, आंसर है हमारा प्लैटिपस। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है प्लैटिपस। प्लैटिपस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एंडेमिक टू ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बताऊं आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पाया जाएगा और इसको हम डक बिल्ड प्लैटिपस भी कहते हैं। तो 36 के लिए आंसर है हमारा डी, 36 डी। 37 अकबर्स टूम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जो अकबर का मकबरा है वो निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में लोकेटेड है, आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है हमारा ए। देखिए अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और अकबर जो है उनका पेट खराब हो गया था, ही डाइड ड्यू टू डिसेंट्री एंड आफ्टर दैट ही वाज बरीड एट सिकंदरा। ये आगरा के आउटर रीजन्स में पड़ती है जगह। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है हमारा ए। 38 पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड इन विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? उनका नाम आता है क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38 मेरा आंसर होगा सी, ठीक है। 1922 में इनका जन्म हुआ था, इंडियन वोकलिस्ट हैं ये, कर्नाटक से हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनका बहुत जबरदस्त योगदान है, बहुत सारे भजन के लिए ये जाने जाते हैं, बहुत अच्छे भजन गाए हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर है हमारा सी। 39 Security Council of the United Nations comprises of 10 non-permanent members and their tenure is। जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ओके, अब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है
यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल आपके 15 मेंबर्स हैं, राइट? इन 15 मेंबर्स में से 5 तो आपके परमानेंट सदस्य हैं, वो सदा रहेंगे, ओके? और आपके जो बाकी 10 हैं वो आपके नॉन परमानेंट सदस्य हैं। तो ये जो 5 परमानेंट हैं ये हैं आपके रशिया, ओके? यूएसए है इसमें, यूके है इसमें, फ्रांस है इसमें और उसके बाद इसमें आप यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये हमारे 5 सदस्य हैं जो परमानेंट हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल उनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर होगा डी। 40 त्रिपिताकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ, जो त्रिपितक हैं वो ये धर्म ग्रंथ किस से संबंधित हैं? पितक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? इनका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर होगा डी, बुद्धिस्ट। ठीक है, ये जो बुक्स है ये पाली भाषा में लिखी गई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर होगा हमारा डी। 41 इफ अ कंट्री devalues its currency, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूलन करता है तो क्या होता है? अगर कोई देश जो है वो अपनी मुद्रा को डिवैल्यू करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में निर्यात सस्ता और आयात महंगा होगा। अगर वो देश अपने देश से बाहर कुछ भेज रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ये सस्ता हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, जिससे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कुछ लाना चाहते हो अपने देश के अंदर तो वो महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट्स घटेंगे और ये कंट्री के फेवर में होगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है हमारा ए। 42 which of the following non-metals shows allotropy in a liquid state? निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा सल्फर। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर विल बी बी, सल्फर। 43 sectorial distribution of GDP index measures, जीडीपी सूचांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है, किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आंसर है बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो जीडीपी है ये प्राइमरी इंडिकेटर है जिससे कि हमें पता चलता है कि ओवरऑल हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी सेहत कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये it represents total dollar value of all goods and services which are produced over a specific time period. Question number 43 आंसर है हमारा B. रागिनी is a popular form of folk song belonging to the state of, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? कश्मीर, केरल, हरियाणा या मणिपुर? क्वेश्चन नंबर 44 हरियाणा की बहुत ही पॉपुलर ये फोक सिंगिंग है। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर होगा सी। 45 Which of the following border is known as Radcliffe line? निम्न में से कौन सी सीमा रेखा को हम रेडक्लिफ लाइन के रूप में जानी जाती है? भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान? क्वेश्चन नंबर 45 जो इंडिया और पाकिस्तान की लाइन है, क्वेश्चन नंबर 45 वो जानी जाती है रेडक्लिफ लाइन के नाम। एक सर रेडक्लिफ थे और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को निर्धारित किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये जानी जाती है। ठीक है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज ओके और उस टाइम में उन्होंने इसको डिसाइड किया था जब भारत आजाद हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए मेरा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? दीपिका कुमारी का अगर आपने नाम सुना है तो आप बताइए कि वो कौन सा खेल खेलती हैं? वो एक तीरंदाज हैं। ठीक है, वो आर्चरी से संबंधित है। 1994 की जन्मी है ये और झारखंड राज्य को बिलोंग करती हैं। ठीक है, झारखंड को बिलोंग करती हैं ये और ये कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही फेमस प्लेयर है, आंसर होगा हमारा ए, आर्चरी। 47 What does the term Ebola stand for? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला बहुत ज्यादा आया था पीछे अखबारों में। ठीक है, 47 के लिए हमारा आंसर क्या है? इबोला क्या है? इबोला एक वायरल डिजीज है, आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, और ये लार्जेस्ट आउटब्रेक था, एक एपिडेमिक था ये वेस्ट अफ्रीका में और ये आया था आपका, इसका जो टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 2013 से लेकर जनवरी 2016 तक, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में था और बहुत सारे केसेस इसके रिपोर्ट किए गए थे। इसको हम ईवीडी भी बोल देते हैं। ईवीडी का मतलब है इबोला वायरस डिजीज, सिंपली इबोला भी बोल देते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर है ए। ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप था। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर होगा ए। 48 द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर होगा टी सेल्स इन ब्लड। जो रक्त में हमारी टी कोशिकाएं होती हैं, ये उनको प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 सी। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इनमें से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? ठीक है, बहुत ही रेयर होता है कि कोई फर्टिलाइजर हो और उसमें नाइट्रोजन ना हो। अब इसका आंसर है हमारा सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सुपर फॉस्फेट आंसर है हमारा डी। अब आपको सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखकर दिखाती हूँ। जो सुपर फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला है CaH4P2O3 O8 आई एम सॉरी O8। तो ये जो है देखिए इसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें तो नाम में ही नाइट्रोजन है, फिर भी आपके लिए देखिए नाइट्रोजन है तो ये नहीं हो सकता। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया है आपका CONH2 एंड दिस होल थिंग इनटू 2। तो यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन आ गया, N मींस नाइट्रोजन। और जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट के लिए क्या फॉर्मूला है? NH4 होल थिंग इनटू एंड SO4। तो यहाँ पर भी हमारा नाइट्रोजन आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा हमारा डी। 50 एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर। ये ताप की कौन सी स्थिति है? क्वेश्चन नंबर 50 ये ताप की वो स्थिति है जिसमें कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है गैस में वो बंद हो जाएगा। गैस में आणविक गति घटने लगती है। देखिए एब्सोल्यूट जीरो क्या है? ये सबसे कम टेम्परेचर है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर कम होगा मतलब कि चीज बहुत बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने का मतलब क्या हुआ? कि उसमें कोई भी हीट एनर्जी नहीं होगी, राइट। अगर हीट एनर्जी नहीं होगी, हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है वाइब्रेशन के लिए। अब वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हीट एनर्जी नहीं है, तो जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर है हमारा ए। और ये लास्ट क्वेश्चन था पेपर कोड 924 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।